नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। बता दें, इसी के साथ ही दिल्ली में अब 10 मई तक के लिए लॉकडाउन रहने वाला है और इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में कोरोना की लहर के चलते हालात हर दिन बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में यहां पर 24 घंटे में कोरोना से 27,047 नए कोरोना के जो एक्टिव मरीज हैं वो सामने आए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 375 मरीजों की मौत की खबर भी दिल्ली से सामने आई है बीते 24 घंटे में। साथ ही आपको बताते चले, इसके साथ ही कोरोना से होने वाली कुल मौतों का आंकड़ा 16,147 पहुंच चुका है। इसके अलावा दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 99,361 हो गई है। इस समय होम आइसोलेशन में कोरोना के 51,616 नए मरीज हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें, कोरोना की संक्रमण दर 32.69% हो गई है, तो वहीं सक्रिय कोरोना मरीजों की दर 8.64% हो गई है। ऐसे में अगर हॉटस्पॉट की बात करें तो दिल्ली में यह आंकड़ा 37,000 के पार हो गया है। तो वहीं आपको बता दें, 37,223 कंटेनमेंट जोन दिल्ली में बनाए जा चुके हैं और इसके साथ ही दिल्ली में रिकवरी दर जो है 89.94% पहुंच गई है। तो वहीं राजधानी में कुल केस की बात करें तो यहां पर आंकड़ा 11,49,333 तक पहुंच गया है। तो वहीं 24 घंटे में 25,288 मरीज डिस्चार्ज भी कर दिए गए हैं, जिसके बाद यह आंकड़ा 10,33,825 पहुंच गया है। और कोरोना टेस्टिंग की अगर बात की जाए तो दिल्ली में 24 घंटे में 82,745 टेस्ट किए गए, जिसके बाद राजधानी में टेस्ट का कुल आंकड़ा 1,71,51,785 पहुंच गया है। आपको बता दें, दिल्ली में लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है कोरोना के हालातों को देखते हुए और इसी के साथ ही सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने की जानकारी दी है। इसके साथ ही आपको बता दें, इससे पहले भी सीएम केजरीवाल एक हफ्ते का लॉकडाउन जो है बढ़ा चुके हैं, उसकी अवधि बढ़ाई जा चुकी है और अब एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि एक हफ्ता के लिए और आगे बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, कड़ी पाबंदियों के बीच में लॉकडाउन जारी रहेगा। और वहीं इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए और हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रत्नेश कुमार मिश्रा जी हमारे साथ आपके प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। रत्नेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। धन्यवाद पल्लवी जी। रत्नेश जी, एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि को एक हफ्ता के लिए बढ़ा दिया गया है आगे। क्या लगता है, क्या बस लॉकडाउन ही विकल्प बच गया दिल्ली सरकार के पास? देखिए, जिस तरह से कोरोना का स्प्रेड हो रहा है और जिस तरह से पूरे दिल्ली के लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, हमें ये नहीं देखना है कि हमारे पास कौन सा विकल्प बचा है और कौन सा नहीं बचा है। हमें ये देखना है कि कौन सा विकल्प अपनाकर हम दिल्ली के लोगों की जान बचा सकते हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को या दिल्ली की सरकार को ये लग रहा है कि लॉकडाउन लगाने से अगर दिल्ली के लोगों की जान बचाई जा सकती है तो कोई इसमें गलत नहीं है, ना ये गलत है, क्योंकि हमारा जो मुख्य लक्ष्य है दिल्ली के लोगों की जान बचाना है। उसके बाद हम लेकिन रत्नेश जी, कर्फ्यू और लॉकडाउन के बावजूद दिल्ली से जो संक्रमित मरीजों के आंकड़े सामने आए हैं, रत्नेश जी, लॉकडाउन के बावजूद जो है ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये निकलकर सामने आ रहा है कि लॉकडाउन एकमात्र रास्ता नहीं है। दिल्ली सरकार को इस वक्त जरूरत है अस्पताल व्यवस्थाओं को ठीक करने की। देखिए, सारी बातों से सहमत हूँ। अस्पताल व्यवस्थाएं केवल दिल्ली में ही नहीं अव्यवस्थित हो रही, पूरे देश में अव्यवस्थित हो रही हैं। देश का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था उस पर इतना ज्यादा ओवरलोड आ चुका है कि वो कोलैप्स तो मैं नहीं कहूंगा कि कोलैप्स कर गया, लेकिन कोलैप्स करने की स्थिति में है। उसको समझने में देश भर की बात मैं आपसे नहीं करना चाहूंगी, मैं चाहूंगी सिर्फ दिल्ली की आप मुझे बताएं कि दिल्ली में ऐसा क्यों हो रहा है, दिल्ली में हालात इतने बेकाबू क्यों हैं? सीएम केजरीवाल हमेशा ये अपील करते हुए जरूर नजर आए, लेकिन धरातल पर जो है किसी तरह का एक्शन उनकी तरफ से नहीं लिया गया है, ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सिर्फ अपील से लोगों की जान नहीं बच सकती ना रत्नेश जी? नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। बिल्कुल काम कर रहे हैं, दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है और दिल्ली सरकार हर एक बिंदु पे काम कर रही है। हमारे लिए, हमने पहले भी कहा है कि हमारे लिए मुद्दा है लोगों की जान बचाना। रत्नेश जी, जान कहां बच पा रही है लोगों की? ऑक्सीजन के अभाव में कितने लोग मर गए हैं? रत्नेश जी, कैसे जान बच रही है मुझे बताइए? ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली में सेटअप नहीं किया गया है, जबकि इसकी अवधि के लिए पहले से ही कह दिया गया था। कोरोना पिछले साल ही आ गया था रत्नेश जी, कोई नई संक्रमण नहीं है ये। इसके बावजूद तैयारियां जो है क्यों नहीं कर ली गई? जहां तक मामला है उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और मुझे नहीं लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद मैं इतना कैपेबल हूं कि मैं उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी कर सकूं। जी, पर रत्नेश जी, आगे के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है, रणनीति क्या रहने वाली? क्योंकि सिर्फ लॉकडाउन से तो हालात सुधरते नहीं नजर आ रहे।
देखिए मैं ही नहीं कह रहा हूँ, मैं एक प्रवक्ता के तौर पर नहीं कह रहा हूँ इसे, एक जी नागरिक के तौर पे कह रहा हूँ कि इस समय देश में एक कंप्लीट लॉकडाउन की जरूरत है। जी एक नागरिक के तौर पर मेरा ये मानना है, और केंद्र की सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोग जिस तरह से, मैं आपको बताऊं, मैं अपने 10 से 12 जानने वाले लोगों का नाम गिना सकता हूं जिनको मैंने देखा कि कोरोना से वो तड़प तड़प कर मर गए। अब जी वो किस पार्टी के थे, किस दल के थे, किसके थे, उससे लेना देना नहीं है। वो हमारे थे। का हो सकता है कि वो बीजेपी का नेता हो या मेरे साथ कहीं कोई हो सकता है वो कांग्रेस का नेता हो, लेकिन नेता होने के पहले वो हमारा भाई है, हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे देश का हिस्सा है। जी। पर रत्नेश जी, इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो है अस्पतालों को जो है ठीक करने की जो व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, उन्हें ठीक करने के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? और इसके साथ ही ये भी बताना चाहूंगी कि फ्रांस से जो है स्पुतनिक वैक्सीन आ चुकी है, जल्द ही दिल्ली में भी टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए वैक्सीनेशन चल ही रहा है दिल्ली में। आप सब जानते हैं कि पूरे देश में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है। जिस यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की हम मांग कर रहे थे बहुत पहले से, वो अंतोगत्ता आज से स्टार्ट हो रहा है। स्पुतनिक का आना एक अच्छा लक्षण है, एक अच्छा संकेत है देश के लिए, क्योंकि जहां तक मुझे पता है साइंटिफिकली स्पुतनिक काफी ज्यादा कारगर है अन्य सभी वैक्सीन की अपेक्षा। जी। तो एक आस जगी है देश के लोगों में, और उस आस के साथ देखिए इस समय हमारे लिए ये मुद्दा नहीं है कि कहां से आ रहा है, हम लोगों की जान बचाएं। मैं बार बार आपसे कहूंगा कि लोगों की जान बचाना हमारे इस समय मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। जी रत्नेश जी, लेकिन इसके साथ ही जैसे कि आपने लॉकडाउन का जिक्र किया और लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी भी गई है, लेकिन क्या लॉकडाउन लागू हो पा रहा है ठीक से? क्योंकि रत्नेश जी, मेरा खुद का आना जाना रहता है, लेकिन पुलिस की तरफ से जो है व्यवस्था जो है की गई है, रवैया जो है पुलिस का, वो कुछ खास चौकन्ना मुझे दिखाई नहीं दिया। रत्नेश जी देखिए आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली की पुलिस किसके अधीन आती है और किसके कहने पे कार्य करती है, ये आप लोगों से छुपा नहीं है। वो हमारे अधीन आती नहीं है, और जो विभाग हमारे अधीन आता नहीं, हम उस पर किस प्रकार की टिप्पणी करें। जी, लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल सरकार जो है कभी भी पीछे नहीं हटती है जो है अपील करने से या फिर इस तरह के बिंदुओं पर चर्चा करने से, तो इससे कैसे चूक गई दिल्ली सरकार? जी मैं आपकी बात नहीं सुन पाया, दोबारा बोलिएगा। रत्नेश जी, जैसे कि सीएम केजरीवाल हर बार जो है अपील करते हैं, चुनिंदा बिंदुओं पर चर्चा करने से पीछे नहीं हटते हैं, तो इतने अहम बिंदु पर चर्चा करने से पीछे कैसे हट गए? ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? देखिए चर्चा मैंने पहले भी कहा है, और मैं बहुत पहले से, मैं लास्ट ईयर से ही आपके चैनल पे डिबेट पे बैठता हूँ, तब से कहता रहा हूँ कि सरकारें किसी भी महामारी का अंत नहीं कर सकती जब तक नागरिक खुद से जागरूक होकर नहीं आएंगे। आपने अभी कहा कि आप बाहर निकलती हैं तो लोग बिना मास्क दिखते होंगे आपको, लोग भीड़ में आते। देखिए सरकारें केवल कानून बना सकती हैं, सरकारें एक इंफ्रा दे सकती हैं, सरकारें आपको जबरदस्ती गला पकड़ के घर में नहीं बैठा सकती जब तक आप खुद से नहीं जानेंगे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। दिशा निर्देश, एक लय तो तय कर सकती है रत्नेश जी, जनता जो है जिम्मेदारी किसकी है, आप बताइए मुझे। देखिए मैं आपको बता दूं, हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है पल्लवी जी, उसमें अधिकार तो हमें बताए गए, लेकिन उसके साथ साथ हमें कर्तव्य भी बताए गए हैं, और उस कर्तव्यों में भी ये कहा गया है कि आपातकालीन स्थितियों में, ठीक है, सरकार के बताए गए नियमों का पालन करना जनता का कर्तव्य होगा। अब आप अपने कर्तव्यों का पालन स्वतः नहीं कर रहे हैं, अगर आप स्वतः उनसे भाग रहे हैं, मुझे पता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे कोरोना हो जाएगा, तो उसके बाद भी मैं बार बार बाहर निकल रहा हूं, तो इसमें मुझे नहीं लगता सरकार का कोई दोष है। पर सरकार का दोष नहीं है तो क्या जनता को ऐसे जाने दें रत्नेश जी, मरने दें? नहीं बिल्कुल, मैंने फिर आपको कहा ना कि मैंने ये नहीं कि जनता को जाने दे, सरकारें अपने स्तर पर वो सारी चीजें कर रही हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो। मेरा जहां तक एक व्यक्तिगत जो मत है मेरा, कि सरकारें कभी नहीं चाहती कि उनके ऊपर कोई आक्षेप लगे, उनके ऊपर कोई बुरा आरोप लगे। पर रत्नेश जी, चूक किसकी रही यहाँ पर? ज्यादा जिम्मेदार कौन रहेगा? देखिए हम सत्ता में हैं तो ज्यादा जिम्मेदारी सत्ता में बैठी पार्टियों की होती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, कोई भी दल अगर वो सत्ता में बैठा हुआ है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उसकी तय होगी। और हम मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है दिल्ली के लोगों की रक्षा करना, और मैं आपको बार बार बोल चुका हूं कि हमारी सरकार लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रही है, लगातार लोगों का वैक्सीनेशन करवा के लोगों को कोरोना से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन रत्नेश जी, लोगों की तरफ से जो प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है वो यही है कि काफी निराशाजनक प्रदर्शन जो है वो केंद्र जो सरकार है दिल्ली की, उनकी तरफ से देखने को मिला है। क्या वजह है कि कोरोना काल ऑक्सीजन का आपातकाल बनता जा रहा है? रत्नेश जी देखिए मैं आपको बताऊं,
ये भारत का एक सामाजिक ढांचा है कि जो जिस भी चीज की ज्यादा डिमांड पड़ जाती है लोग उसकी ब्लैक मार्केटिंग करने लगते हैं। आपने देखा है कि अभी गैस सिलेंडर्स, कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कैसे फेविफ्लू की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कैसे क्या कहते हैं पैरासीटामोल की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, रेमडेसिविर की कैसी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो ये सारी चीजें सरकार ही सब कुछ नहीं कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो रोक कौन लगाएगा रत्नेश जी? इस पे निगरानी कौन रखेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि ब्लैक मार्केटिंग ना हो सके? निगरानी मेरा अगर माना जाए तो यहाँ पर बहुत ही कठोर निर्णय लेने की जरूरत है सरकारों को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो किसी भी जगह की सरकार हो। लेकिन अगर सरकारें कठोर निर्णय ले लेंगी तो भारत में चुनाव हारने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और जहां चुनाव की बात आ जाती है वहां पल्लवी जी मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं होगा कि सारी पार्टियां बैकफुट पे आ जाती है। यूपी में 735 से ज्यादा अब क्या कहते हैं प्राथमिक शिक्षक मर चुके हैं, उनकी जिम्मेदारी जो चुनावी ड्यूटियों से लौटे थे प्राइमरी तो जैसा कि आपने सारी पार्टियां कहा कि आप पार्टी भी उसमें शामिल है, हमारी चुनावी ड्यूटी हटा दीजिए, फिर भी उनको भेजा जा रहा है। इन मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? रत्नेश जी, सारी पार्टियों का जिक्र किया ना आपने, क्या आम आदमी पार्टी भी शामिल है उसमें? लोगों की बलि चढ़ने देगी? नहीं, मैंने कब कहा? मैंने सारी पार्टियों की बात की। मैंने एक तो सारी पार्टी में रत्नेश जी आम आदमी पार्टी भी तो आती है ना, आम आदमी पार्टी अलग तो है नहीं, किसी भी स्टेट की हो, सबके लिए, राजनीतिक दलों के लिए सबकी स्थिति होती है। हम भी चुनाव लड़ते हैं, हमारा भी लक्ष्य होता है सरकार बनाना। हमने कब कहा कि हमारा लक्ष्य नहीं होता? रत्नेश जी, अब स्थिति जिस तरह से बिगड़ रही है, क्या लगता है ये दावे खोखले दावे होते जा रहे हैं? क्योंकि जनता काफी निराश है रत्नेश जी, और दिल्ली सरकार के लिए ये काफी अहम वक्त है जहां खुद को साबित करने की जरूरत है आम आदमी पार्टी को। कहीं ना कहीं जनता जो है बहुत निराश हो गई है। रत्नेश जी, आगे की रणनीति कुछ बताइए, कोई ठोस रणनीति, ताकि जनता को भी जो है थोड़ा राहत मिल सके। देखिए, दिल्ली को ही नहीं पूरे देश को एक दोबारा से स्वास्थ्य सुविधाओं पर कार्य करने की जरूरत है। क्योंकि हम जिस तरह से सिस्टम नहीं कोलैप्स हुआ ना, तो सिस्टम एक्सपोज, सरकार एक्सपोज हुई है। वो चाहे कहीं की भी सरकारें रही हो, सरकारें एक्सपोज हो रही हैं। लोग जिस तरह से मर रहे हैं वो चिंता का विषय है। रत्नेश जी, अब इस लॉकडाउन के बाद आगे की रणनीति क्या है? इस लॉकडाउन से क्या फायदा हो सकता है दिल्ली सरकार को? जरा रणनीति बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊं, पिछली बार भी पूरे विश्व में लोगों ने देखा था कि लॉकडाउन लगाकर हमने स्प्रेड को कंट्रोल किया था, और उसके बाद हमारे पास अब तो वैक्सीन भी आ चुकी है, ठीक है। और हमारे पास एक नहीं, दो, तीन वैक्सीनें हैं। इस लॉकडाउन के बाद अगर हम यूनिवर्सल वैक्सीनेशन करेंगे तो लोगों को बचा सकते हैं और लोगों को कोरोना से एक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। आगे का केवल एक यही रोड मैप है पूरे देश के लिए, केवल दिल्ली के ही लिए नहीं, पूरे देश के लिए यही होना चाहिए कि सबका यूनिवर्सल वैक्सीनेशन किया जाए। बस वैक्सीनेशन ही एकमात्र लक्ष्य, एक विकल्प बचा है, उसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता। रत्नेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मुद्दे पर। और इसी के साथ ही अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो देश में कोरोना वायरस के 4 लाख से भी ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कई दूसरे देशों ने भी मदद का हाथ बढ़ा दिया है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,317 नए मामले सामने आए हैं, और इसके साथ ही 303 लोगों की मौत भी हो गई है। इस दौरान 38,826 लोग डिस्चार्ज किए गए। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में अब तक 1,64,986 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। इसमें से 23,22,996 लोगों को वैक्सीन की दूसरी खुराक भी लग चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि आज से उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेशन की खुराक देना शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, उनको इस वक्त काबू में करने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए सरकार की तरफ से लॉकडाउन जैसी और नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां जो है वो लगा दी गई हैं। और इसके साथ ही दूसरी तरफ जो है, इसके साथ साथ एक और व्यवस्था जो है इस वक्त चल रही है देश में, वो है वैक्सीनेशन की। एक तरफ लॉकडाउन की सुरक्षा की जा रही है ताकि लोगों को जो है घर से बाहर निकलने से रोका जा सके, तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचकर वैक्सीनेशन केंद्र पर टीका लगवा सके। और इसके साथ ही आपको बता दें कि टीका इस वक्त
जो है काफी अहम स्थिति में पहुंच चुका है। तीसरा चरण जो है टीकाकरण का शुरू किया जा चुका है और इसी बीच आपको बता दें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग जो है टीकाकरण के लिए पहुंच रहे हैं और वैक्सीन की जो है जो पैदावार है वैक्सीन की उसे भी तेज कर दिया गया है। जो निर्माता है वैक्सीन के वो भी लगातार बढ़ोतरी के साथ काम कर रहे हैं, तेजी के साथ काम किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाई जा सके। क्योंकि जिस तरीके से स्थिति सामने आ रही है, बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो काफी भयानक स्थिति देखने को मिल रही है। और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी नुपुर सक्सेना हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। नुपुर, आप ही से जानना चाहेंगे कि प्रदेश में आज से जो है बल्कि पूरे देश भर में टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। इसके साथ ही जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं कोरोना संक्रमण के, क्या लगता है अब रफ्तार लग पाएगी, जो है रफ्तार रुक पाएगी, लगाम लग पाएगी? पल्लवी, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे की भी बात की जाए तो 34,000 से अधिक मामले सामने आए थे और इस सबके बीच आज उत्तर प्रदेश में 18 से 44 साल वाले लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। हालांकि आपको बता दें कि शुरुआती दौर में वैक्सीनेशन सिर्फ 7 जिलों में ही चलाई जा रही है और ये जिले हैं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली। यानी कि सिर्फ इन्हीं 7 शहरों में 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है। और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद हॉस्पिटल पहुंचकर आज वैक्सीनेशन का जायजा लिया था। टीकाकरण की शुरुआत के समय सीएम योगी ने अवंतीबाई वैक्सीनेशन सेंटर वो पहुंचे और वहां पर 18 प्लस के लिए शुरू किए गए वैक्सीनेशन अभियान का उन्होंने जायजा लिया। तो पल्लवी, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी वैक्सीन का जो संकट है वो देखने को मिल रहा है और इसी वजह से नुपुर, इसी बीच जो उत्तर प्रदेश सरकार है एक लक्ष्य रखा गया था कि इस बार जो वैक्सीन लगाने का जो कोटा है प्रतिदिन उसको बढ़ा दिया जाएगा। जहां 2 से 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, अभी ये कोटा बढ़ा करके 6 लाख कर दिया जाएगा। लेकिन वैक्सीनेशन केंद्र पर सिर्फ 200 लोगों को ही जो है वैक्सीन आज दी गई है। क्या लगता है, क्या इसी रफ्तार के साथ ये कोटा, ये लक्ष्य जो है पूरा किया जा सकेगा? देखिए पल्लवी, कोटा तभी पूरा हो पाएगा अगर हमारे पास वैक्सीन उतनी पर्याप्त मात्रा में होगी, जो कि अभी है नहीं। और इसलिए ही अभी सिर्फ 7 जिलों में ही वैक्सीनेशन शुरू किया गया और इसके बाद अन्य जिले शामिल होंगे। और आपको बता दें कि देश में कोविड रोधी टीकाकरण शुरू होने के बाद से राज्य में अब तक 1.23 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है और इनमें से 1.01 करोड़ लोग वो लोग हैं जिन्होंने पहली खुराक ली है और 22 लाख से अधिक लोगों ने दूसरी खुराक ले ली है। लेकिन नुपुर, सबसे बड़ी आबादी वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश ही है, तो क्या लगता है कि इस रफ्तार के साथ कब तक पूरे उत्तर प्रदेश में सबको वैक्सीन लगाई जा सकेगी? देखिए पल्लवी, वैक्सीनेशन की गति अभी बहुत धीमी है और इस गति को बढ़ाना होगा, तभी हम कोरोना वायरस से जंग किसी हद तक जीत पाएंगे। आपको बता दें कि 2500 केंद्रों पर तीसरे चरण का वैक्सीनेशन आज से शुरू हो चुका है और 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। हालांकि सिर्फ उन 7 जनपदों में ही वैक्सीनेशन कार्यक्रम को शुरू किया गया है जहां पर पॉजिटिविटी रेट और जो एक्टिव केसेस है वो सबसे ज्यादा है। और आपको बता दें कि इन 7 जिलों की जिन्हें बात कर रही हूँ तो वहां पर 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए अलग से 85 केंद्र बनाए गए हैं। तो आपको बता दें कि आज सीएम योगी ने भी जानकारी दी थी कि हमें 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध हो गई है और हमने सीधे कंपनियों से वैक्सीन खरीदी है। प्रदेश में हम 5 करोड़ वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर भी प्रारंभ कर चुके। यानी सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है पल्लवी की वैक्सीनेशन की जो गति है उसको बढ़ाया जाए और जब ये गति बढ़ेगी तो अपने आप जो कहीं ना कहीं जो केसेस है वो कम होते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऊपर जिस तरीके से वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन की गति के साथ साथ कोरोना संक्रमण की रफ्तार भी काफी तेज है। यही जो 7 राज्य जो जिले हैं, 7 जिले हैं जहां पर वैक्सीनेशन चल रही है, वहीं पर सबसे ज्यादा आंकड़े कोरोना संक्रमण के उत्तर प्रदेश में देखे गए हैं। तो क्या लगता है, संक्रमण को काबू में करने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है या फिर इसके अलावा भी सरकार को कोई और ठोस कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल पल्लवी, जैसा मैंने बताया कि वैक्सीनेशन ही एक रामबाण उपाय है कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए। और मैं आपको अभी ये अपडेट भी दे दूं कि सीतापुर के जेल में बंद सपा सांसद आजम खान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके अलावा 12 और कैदी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके अलावा गौतम बुद्ध नगर जिले में तैनात 182 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें अधिकारी, निरीक्षक, उप निरीक्षक, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल भी शामिल है। लेकिन क्योंकि पल्लवी यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है क्योंकि उन्होंने कोरोना वैक्सीन
लगवाएगी, तो इसलिए उन्हें कोई भी जो गंभीर बीमारी का ज्यादा असर नहीं हुआ है, उनकी हालात स्थिर बनी हुई है। यानी कि अगर आप वैक्सीनेशन करवाते हैं, आप वैक्सीन की डोज लेते हैं, तो अगर आपको कोरोना हो भी गया तो आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी, आपकी मृत्यु नहीं होगी। तो जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं अस्पतालों में बेड की कमी हो रही है, मरीजों की लाइन लगी हुई है, तो जब वैक्सीनेशन एक हद तक पूरा हो जाएगा तो ये स्थिति, ये तस्वीरें हम सबको नहीं देखनी पड़ेगी पल्लवी। पर नुपुर, कहीं ना कहीं विशेषज्ञों की तरफ से संशय भी बना हुआ है, क्योंकि रामबाण नहीं कहा जा सकता वैक्सीन को। वैक्सीन एक तरीके की कोशिश है जिससे लोगों की इम्यूनिटी को जो है बढ़ाया जा सके, स्थिर किया जा सके सिचुएशन को, क्योंकि ऐसे में ये भी सामने आए हैं कुछ मामले जहां वैक्सीन लगने के बावजूद भी कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हैं लोग और उनकी मौत भी हुई है। नुपुर, तो ऐसे में क्या लगता है कि जिस तरीके से नियंत्रण करना जरूरी है? लगवाने का ये मतलब नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा। वैक्सीन लगवाने का ये मतलब है कि अगर आपको बाय चांस कोरोना हो भी जाता है तो आपको उससे लड़ने की जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आपको अस्पताल जाने की नौबत नहीं आएगी, आप में किसी तरह के गंभीर लक्षण नहीं आएंगे, आपको अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा और आपकी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए सभी को कोरोना का टीका लगवाना जरूरी है। कोरोना का टीका लगवाने का ये मतलब नहीं है कि अब आप कोरोना वायरस से बिल्कुल आपको नहीं होगा कोरोना और अब आप ऐसे खुले घूम सकते हैं बिना मास्क के, सोशल डिस्टेंसिंग को भूल कर। नहीं, कोरोना का टीका लगवाने का ये मतलब है कि आपको जो कॉम्प्लिकेशंस है वो सब नहीं होगा। जी नुपुर, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें दर्शकों को कि जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है कोरोना संक्रमण की, वैक्सीनेशन का तीसरा चरण भी तेजी के साथ शुरू कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अभी 7 जिलों से शुरुआत की गई है टीकाकरण की, तो आगे कब तक ये पूरे जिलों में जितने भी यूपी के जिले हैं वहां पर वैक्सीनेशन कराई जा सकेगी और जो लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है वैक्सीनेशन का, वो कब तक पूरा किया जा सकेगा। इसके साथ ही फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।